जोहार झारखंड। मैं भीष्म सारथी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल मिरर। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। आपके जेब में एक रुपया नहीं है और आपके दोस्त आपको चुनाव लड़ने को कह रहे हैं, तो बताइए आपका क्या जवाब होगा? यही ना कि बिना पैसा के संभव ही नहीं है चुनाव जीतना। पूरी चुनावी प्रक्रिया इतनी महंगी है कि लोकतंत्र पूंजीतंत्र में तब्दील हो गई है। बिना पैसा के चुनाव लड़ना तो दूर, आप सोच भी नहीं सकते। आज करोड़पति होना चुनाव लड़ने की सारी पात्रता में लिखी भले न गया हो, किंतु यही पात्रता सबसे अधिक जरूरी है। 2024 के चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन एक आंकड़ा ऐसा आया है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। एक तरफ भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, जिसके पास 6,900 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसके खाते में मात्र 53 करोड़ बचे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक तरफ पहाड़ों जैसा पैसा और दूसरी तरफ एक छोटी सी ढलान। क्या यह सिर्फ एक आंकड़े की लड़ाई है, या भारत का लोकतंत्र अब सबसे अमीर की जीत के फॉर्मूले पर चल पड़ा है? आज के टिप रिसर्च वीडियो में हम परतों को उघेड़ेंगे। ये पैसा आता कहां से है? इलेक्टोरल बॉन्ड के बंद होने के बाद खेल बदला, और क्या सच में बीजेपी भारत की अब तक की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है? चुनाव आयोग और एडीआर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्टियों की कुल संपत्ति में बीजेपी का हिस्सा लगभग 75% है। बीजेपी का बैंक बैलेंस 6,900 करोड़ है, कांग्रेस का बैंक बैलेंस 53 करोड़ और बीएसपी का 580 करोड़। हैरानी की बात है कि मायावती की पार्टी कांग्रेस से अमीर है। 2004 में बीजेपी का बैंक बैलेंस मात्र 88 करोड़ था। 20 साल में इसने 11,000% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। वहीं कांग्रेस, जो 2009 तक अमीर बना हुआ करती थी, आज वित्तीय संकट से जूझ रही है। सवाल यह नहीं है कि बीजेपी अमीर क्यों है, सवाल यह है कि यह गैप इतना डरावना क्यों है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर बंद कर दिया। सबको लगा कि अब पार्टियों की फंडिंग रुकेगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। इलेक्टोरल ट्रस्ट बॉन्ड्स बंद हुए तो इलेक्टोरल ट्रस्ट एक्टिव हो गए। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे बड़े नामों ने अकेले बीजेपी को 2,000 करोड़ से ज्यादा का दान दिया। कॉरपोरेट मोनोपोली, भारत के टॉप कॉरपोरेट घराने अपना 80% से 90% चंदा सत्ताधारी पार्टी को देते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार के लिए नीतियां वही से बनती है। अननोन सोर्सेस की बात करें तो आज भी राजनीतिक पार्टियों की 60% से ज्यादा इनकम अज्ञात स्रोतों से आती है, यानी हमें पता ही नहीं कि पैसा किसने दिया। राजनीति में पैसा सिर्फ विज्ञापन के लिए नहीं होता, यह एक इकोसिस्टम बनाने के लिए होता है। बीजेपी के पास आज फेसबुक और गूगल विज्ञापन बजट कांग्रेस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। सांगठनिक शक्ति की बात करें तो हर जिले में आलीशान ऑफिस और हजारों पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को सैलरी देना बिना भारी फंड के मुमकिन नहीं है। जब एक तरफ हेलीकॉप्टर की फौज हो और दूसरी तरफ ट्रेन से सफर करने वाले नेता, तो लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बराबरी का मुकाबला कहीं का खत्म हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा है? क्या अमीर पार्टी होना गुनाह है? शायद नहीं। लेकिन जब विपक्ष के पास चुनाव लड़ने तक के पैसे ना हो और दूसरी तरफ पैसे की पहाड़ हो, तो लोकतंत्र एक तरफा होने लगता है। यहीं से कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स उभर उठते हैं, जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म। यहां भी सवाल उठता है कि क्या चंदा देने वाली कंपनियों को बदले में ठेके मिल रहे हैं? दूसरा, बिग ऑपोजिशन। अगर विपक्ष फंड की कमी से मर जाएगा तो जनता की आवाज कौन उठाएगा?
तीसरा, ट्रांसपेरेंसी का मामला आता है। जब चंदा देने वाले के नाम छिपे रहता है तो इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जन्म देता है। दो दलों के बीच बजट का इतना अंतर कि एक के पास 6,900 करोड़ और दूसरे के पास 53 करोड़, ये सिर्फ दो पार्टियों की बैलेंस शीट नहीं है, ये भारत के भविष्य का आईना है। क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल सबसे अमीर व्यक्ति ही देश चला सकता है, या फिर जनता का वोट पैसों की इस पहाड़ को गिराने की ताकत रखता है? आपको क्या लगता है? क्या राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पर कोई केप यानी लिमिटेशन होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट पर जरूर बताएं। और ये रिसर्च पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच तक आप पहुंच सके। नमस्कार।